हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स निःशुल्क कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास और हम लोग उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ रहे थे गढ़वाल का परमार वंश। परमार कहें पवार कहें, बात एक ही है। तो दोस्तों, हमने अभी तक उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का आद्यैतिहासिक काल हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो उत्तराखंड का प्राचीन काल आता है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़े थे बहुत सारे प्राचीन राजवंश। और अभी हमारा शुरू हुआ है गढ़वाल का परमार वंश, जो हम लोग मध्यकाल में प्रवेश कर गए थे। तो मध्यकाल में हमारा पहला टॉपिक हमने लिया था गढ़वाल का परमार वंश। तो गढ़वाल का परमार वंश काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं हम लोग। हमने इससे पहले 51वें राजा प्रदीप शाह तक के बारे में संपूर्ण चर्चा अभी तक कर ली है। 51वें राजा प्रदीप शाह तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा परमार वंश खत्म ही होने वाला है, बस कुछ ही राजाओं के बारे में जानकारी देनी और बची है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पढ़ा था प्रदीप शाह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ललित शाह के बारे में। तो देखिए, अब के जो राजा आएंगे ना, इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं और कई सारे ग्रंथों में इन राजाओं का हमको उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये थोड़ी सी वीडियो जो है, इन जो भी अगली वीडियो आएंगी, इन वीडियो में जो राजा आएंगे उनके बारे में हमको जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं जिनका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ललित शाह। अगर हम लोग बात करते हैं ललित शाह के टाइम पीरियड की, तो 1773 ईस्वी से लेकर 1780 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ज़्यादा लंबा शासनकाल नहीं है, 7-8 साल का ही इनका शासनकाल है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ललित शाह परमार वंश में किस क्रम के राजा हुए, तो याद रखना 52वें नंबर के यह राजा होंगे। मैंने आपको बताया था कि 37वें राजा अजयपाल से लेकर जो भी आगे के शासक आते हैं उनका क्रम इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, फिर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ललित शाह के पिता का क्या नाम था। देखिए, इनके पिता का नाम क्या था, प्रदीप शाह। इससे पहले वाली वीडियो में प्रदीप शाह के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। इनकी माता का नाम माता गुलरी रानी। ये गुलेर रानी, गुलेर राजा, मैंने एक वीडियो में आपसे चर्चा भी की थी। हिमाचल प्रदेश राज्य है, वहीं एक गुलेर नामक जो राज्य, वहाँ स्थान है, वहीं पर की कोई रानी रही होंगी, इसलिए शायद इनको गुलेर रानी कहा गया है। तो ललित शाह के पिता का नाम प्रदीप शाह, माता का नाम गुलेरी रानी। 52वें शासक ये हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समकालीन चंद शासकों की, क्योंकि हम लोग इसमें मुगल शासक नहीं लेंगे, क्योंकि अब जो इस समय के जो मुगल शासक चलेंगे 1700 ईस्वी, 1800 मतलब 1700 ईस्वी, 1600 ईस्वी के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल शासक आएंगे वो सारे के सारे कमजोर शासक रहे हैं। उनकी ऐसी खास उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं हुई है जो कि हमको जोड़ सकें उत्तराखंड से। तो हम अब समकालीन मुगल शासक नहीं लेंगे, समकालीन हम लेंगे सिर्फ चंद शासक। हमने समकालीन शासक कौन कौन से लिए थे, अकबर से हमने शुरू किए थे समकालीन शासक। अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, औरंगजेब हो गया। तो इन्हीं को हमने समकालीन शासक लेके हम लोग चले थे, क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं से उत्तराखंड पर बैठता था। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, जो अब आपके जो मुगल शासक आएंगे इनका संबंध कहीं तक यहाँ बैठता नहीं, इसलिए हम लोग मुगल शासकों को यहाँ नहीं लेंगे। तो समकालीन चंद शासक की अगर हम बात करते हैं तो दीपचंद और मोहन चंद इस समय समकालीन होंगे किसके, ललित शाह के। इनके टाइम पीरियड की हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग चंद वंश पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि दीपचंद और मोहनचंद ललित शाह के समकालीन होंगे। फिर देखिए, ललित शाह की 3 रानियों से 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तो 4 पुत्र जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन 4 पुत्रों के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ललित शाह के 4 पुत्र हुए हैं और इन 4 पुत्रों में से इनका जो है, इन किसी किसी पुत्र की आपस में लड़ाई भी होती है, जिनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, ललित शाह की 3 रानियों से 4 पुत्र होते हैं। अब वो 4 पुत्र कौन कौन से हैं, देखिए, जयक्रत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जयक्रत शाह। जयक्रत शाह की माता का नाम क्या रहेगा, क्यूंठली रानी। जयक्रत शाह दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो जयक्रत शाह के बारे में ही होगी। तो जयक्रत शाह की माता का नाम क्या हो जाएगा, क्यूंठली रानी। और प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह की माता का नाम क्या हो जाएगा, डोटियाली रानी। मतलब कोई डोटियाली रानी थी, उनसे यह उत्पन्न हुए थे प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह। फिर देखिए, प्रीतम शाह कफल्डा की कुमायन रानी, कफल्डा की कुमायन रानी से प्रीतम शाह का जन्म हुआ था। अब जो इनमें से प्रद्युम्न शाह और जयक्रत शाह थे, इन दोनों भाइयों में, जैसे कि सौतेले भाई हो गए हैं, तो इन दोनों ही भाइयों में संबंध अच्छे नहीं थे। अगली वीडियो जब हम लोग पढ़ेंगे जयक्रत शाह के बारे में, तब हम लोग देखेंगे किस तरीके से जयक्रत शाह और प्रद्युम्न शाह के बीच में मतलब आपसी मतभेद था और जिस कारण से इनमें कुछ युद्ध भी हुए थे। अगर हम लोग बात करें कि हमको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो टिहरी राज्य बेलिखागार से हमें यह जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं ललित शाह के युद्ध अभियान के बारे में। देखिए ललित शाह के युद्ध अभियान, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुमाऊं पर विजय। अब कुमाऊं पर विजय किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जिस समय गढ़वाल पर, ये गढ़वाल का हमारा क्षेत्र है, जिस समय गढ़वाल पर ललित शाह शासन कर रहा था, उसी के समकालीन दीपचंद कुमाऊं पर शासन कर रहा था, जो कि चंद वंश का शासक था। अब देखिए दीपचंद के शासनकाल में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब कि इसके शासनकाल में भी बहुत सारे आंतरिक कलह चल रहे थे, दरबारियों के षड्यंत्र चल रहे थे, मतलब गृह युद्ध की जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी, गृह कलह की जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न थी। तो देखिए दीपचंद के समय कुमाऊं में गृह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, इसके दरबारी होते हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है कि कोई दरबारी अपने आप को ऊंचा घोषित करने लगता है, कोई स्वयं को राजा घोषित करने लगता है। तो इसी समय पे क्या होता है, दीपचंद, जब भी दीपचंद, देखिए दीपचंद अभी तक जीवित है, उसकी जीवितावस्था में ही एक मोहन सिंह रौतेला नाम का एक व्यक्ति होता है, वह 1777 ईस्वी में स्वयं को कुमाऊं का शासक घोषित कर देता है। तो देखिए दीपचंद अभी तक जीवित है, लेकिन यहाँ पर मोहन सिंह की रौतेला ने क्या किया है, स्वयं को क्या कर दिया है, शासक घोषित कर दिया है। कब? 1777 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाएगा कि किस चंद शासक की जीवितावस्था में ही वहाँ किस व्यक्ति ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, मोहन सिंह रौतेला। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रवंश और जब हम पढ़ेंगे दीपचंद के बारे में, इन चीज़ों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परमार वंश से, जो हमें जो जरूरी चीज़ें हैं चंद्रवंश से हम लोग वही उठाएंगे। तो देखिए दीपचंद अभी तक जीवित है और मोहन सिंह रौतेला ने 1777 ईस्वी में स्वयं को कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया था। अब देखिए कुमाऊं में इस राजनीतिक उथल पुथल तथा अशांति के समय स्वर्गीय दीपचंद, अब देखिए क्या होता है, जिस समय ये होता है कौन, 1770 ईस्वी में मोहन सिंह रौतेला, 1770 ईस्वी मोहन सिंह रौतेला स्वयं को यहाँ का अपने आप को शासक घोषित कर देगा। कहाँ का? चंद शासक, चंद मतलब वंश का शासक स्वयं को घोषित कर देगा। अब क्या होगा, थोड़े ही समय बाद 1777 ईस्वी में ही दीपचंद की मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए होता क्या है, मतलब ये मोहन सिंह जो रौतेला होता है ना, इसको जो ये दीपचंद के दरबारी होते हैं, इनका इसको समर्थन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो दरबारी थे वो चाहते थे दीपचंद ही राजा बने रहें। लेकिन जैसे कि मोहन सिंह रौतेला हो सकता है उस टाइम पे जो दरबार में वो काफ़ी शक्तिशाली, इसने खुद को बना लिया हो और यह स्वयं को शासक घोषित कर देता है, तो इसके जो सामने आने की किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती है, कोई इसके सामने आए और इसका सामना कर सके। तो मोहन सिंह रौतेला अपने आप को शासक घोषित कर देगा। इसी बीच में दीपचंद की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कहानी क्या बनती है, कुमाऊं में इस राजनीतिक उथल पुथल तथा अशांति के समय स्वर्गीय दीपचंद के जोशी मंत्री, देखिए जो कुमाऊं के जो मंत्री होते हैं ना, उनको जोशी बोला गया है, और जो गढ़वाल के जो मंत्री होते हैं उनको खंडूडी और डोभाल जो हैं गढ़वाल के मंत्री हैं, और जोशी नामक जैसे मंत्री आएंगे वो कहाँ के आएंगे, वो आते हैं कुमाऊं के चंद शासकों के। तो देखिए जब देखिए उथल पुथल तथा अशांति के समय स्वर्गीय दीपचंद के जोशी मंत्रियों में प्रमुख हर्षदेव जोशी ने गढ़ नरेश ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। अब ये आमंत्रण क्यों भेजा गया था, इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए दीपचंद की मृत्यु हो गई, मोहन सिंह रौतेला जैसे कि उसने स्वयं को शासक घोषित कर रखा है। अब इस समय जो है चंद वंश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ललित शाह ने, जो कि मोहन शाह से ऐसा कह सके कि तुम इस गद्दी से उतरो, तुम्हारा इस पर अधिकार नहीं है। तो इस समय क्या होता है, उनके जो दरबार में दीपचंद के जो दरबारी होते हैं, जो उनके पहले के दरबारी होते हैं, जोशी मंत्री जो होते हैं, उनमें से एक प्रमुख होते हैं हर्षदेव जोशी। ये क्या करते हैं, ये थोड़ी अपनी चतुराई दिखाते हैं और गढ़ नरेश ललित शाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप आइए, कुमाऊं में आइए, आप यहाँ पर अपना विजयी अभियान चलाइए, क्योंकि जो मोहन सिंह रौतेला है हम इसको राजा नहीं देख सकते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है, लेकिन आगे जाने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ललित शाह को कुर्मांचल विजय अभियान के लिए किसने आमंत्रित किया था। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, हर्षदेव जोशी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए किसने आमंत्रित किया था। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, हर्षदेव जोशी ने। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को क्या किया है, आमंत्रित किया है, आइए आप कुमाऊं क्षेत्र पर आइए और यहाँ पर अपना विजयी अभियान चलाइए, आप यहाँ पर युद्ध कीजिए। अब देखिए फिर क्या होता है, ललित शाह भी मान जाते हैं। भाई उनको भी हर जो राजा होता है वो यही सोचता है मैं अपने जो मेरे राज्य की सीमाएं हैं उनमें विस्तार करूँ। तो ललित शाह भी आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, देखिए एक युद्ध होता है 1779 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। इस युद्ध का नाम हो जाएगा बगवाली पोखर का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, ऐसे
ऐसे ही क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं कि बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1779 ईस्वी के बीच में। तो हर्षदेव जोशी ने भेजा है ललित शाह को आमंत्रण, आइए कुमाऊं पर विजय के लिए। और कुमाऊं पर जब विजय के ललित शाह आते हैं तो ललित शाह व मोहन सिंह रौतेला के बीच में एक युद्ध होता है। इसमें अगर हम बात करें कि कुमाऊं में मोहन सिंह रौतेला कहाँ से हैं, मोहन सिंह रौतेला इसमें कुमाऊं में जिन्होंने अपने आप को स्वयं शासक घोषित किया हुआ है वही मोहन सिंह यह रौतेला है। फिर देखिए ललित शाह व मोहन शाह के बीच में युद्ध होता है जिसमें ललित शाह की जीत हो जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था 1779 ईस्वी में। बगवाली पोखर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा ललित शाह व मोहन सिंह रौतेला के बीच में। अगर क्वेश्चन ऐसा बने बगवाली पोखर के युद्ध में कुमाऊं से कौन युद्ध लड़ रहा था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा मोहन सिंह रौतेला। और गढ़वाल से कौन युद्ध लड़ रहा था ललित शाह। और इसमें और क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि बगवाली पोखर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा ललित शाह की इसमें विजय होती है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि ललित शाह की कुमाऊं में जो यह जीत हुई है यह हर्षदेव जोशी की वजह से ही हुई है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनेगा कि जब ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था उस समय सर्वाधिक उसकी जो जीत थी उसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहा था। आपको इसी तरीके से नोट कर लेना है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा हर्षदेव जोशी। इसको दोस्तों नोट कर लेंगे कि जिस समय ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था मोहन सिंह रौतेला का जब शासन चल रहा था उस समय जो ललित शाह की जो जीत हुई थी उस जीत में सर्वाधिक योगदान किस व्यक्ति का था। आपका उत्तर क्या आ जाएगा इसी हर्षदेव जोशी का सर्वाधिक योगदान था ललित शाह की जीत में, जो कि बगवाली पोखर युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1779 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए इस युद्ध में ललित शाह के विजयी होने के बाद ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को हर्षदेव जोशी की सहायता से कुमाऊं का शासक बना दिया। अब देखिए यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत सारे आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। देखिए समझना चीज को कि इस युद्ध में ललित शाह विजयी हो गया है। अब ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह, मैंने अभी आपको पढ़ाया ना कि ललित शाह के 4 पुत्र थे, उन्हीं 4 पुत्रों में एक पुत्र और था प्रद्युम्न शाह। अब देखिए प्रद्युम्न शाह को हर्षदेव जोशी की सहायता से कुमाऊं का शासक बना दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि पहला ऐसा परमार शासक होगा प्रद्युम्न शाह जो कि कुमाऊं का शासक बनेगा। अभी तक कोई भी ऐसा परमार शासक नहीं है जो कि कुमाऊं की गद्दी पर बैठा हुआ है। और दूसरी बात क्या है, जब कुमाऊं की गद्दी पर यह बैठता है तो प्रद्युम्न चंद के नाम से बैठता है, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इतना देखिए कि क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनेगा। प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर किसकी सहायता से बैठा था, मतलब सर्वाधिक उसमें योगदान किसका था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा हर्षदेव जोशी की सहायता से ही प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था। फिर देखिए एक चीज आपको यहाँ से और याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है दोस्तों कि बगवाली पोखर के युद्ध में जब ललित शाह ने विजय प्राप्त कर ली थी उसके बाद उसने कुमाऊं में अपने किस पुत्र को शासक बना दिया था। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा प्रद्युम्न शाह को इसने कुमाऊं में शासक बना दिया था। अगर बात करें किसकी सहायता से बनाया, अगर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्रद्युम्न शाह को किसकी सहायता से कुमाऊं का शासक बनाया, तब उत्तर आपका क्या हो जाएगा हर्षदेव जोशी की सहायता से। चलिए और दोस्तों प्रयास ये किया कीजिए कि कुछ क्वेश्चन आप खुद भी बना सकें, ऐसा भी प्रयास किया कीजिए। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, अगर बात करें इनका कुमाऊं पर शासन कब तक रहेगा, किसका प्रद्युम्न शाह का कुमाऊं पर शासन कब तक रहा था। ये रहा था 1779 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक इनका कुमाऊं में शासन रहेगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके करने जा रहा हूं और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। परमार वंश का ऐसे ही जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही नोट करेंगे। परमार वंश का ऐसा शासक कौन सा है जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह पर अपना शासन चलाया था, या फिर कह सकते हैं कि दोनों जगह वो राजा बना था कुमाऊं में और गढ़वाल में, तो वो यही प्रद्युम्न शाह है। जो हमारा 54वां राजा है परमार वंश का वो कौन है, प्रद्युम्न शाह है। इसी प्रद्युम्न शाह ने 1779 ईस्वी से लेकर 1786 ईस्वी तक कुमाऊं में भी शासन किया है और इसी प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल पर भी शासन किया है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि परमार वंश के किस शासक ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह पर शासन किया है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा प्रद्युम्न शाह। आपको ये डेट याद रखनी है, इसकी डेट भी पूछ सकता है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, पवार वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने
कुमाऊं पर शासन किया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रद्युम्न शाह। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए जब क्या होता है, ललित शाह प्रद्युम्न शाह को क्या करते हैं, यहाँ पर गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन एक प्रद्युम्न शाह से एक ये संधि जैसी नहीं, मतलब एक शर्त रखते हैं कि जब तुम यहाँ पर गद्दी में बैठ रहे हो, कुमाऊं की गद्दी पर बैठ रहे हो, कुमाऊं को गढ़वाल ने विजयी कर रखा है, मतलब गढ़वाल ने जीत लिया है ना कुमाऊं को, तभी तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी वहां बैठा रखा है। तो ललित शाह क्या कहते हैं प्रद्युम्न शाह से कि तुम लगातार गढ़वाल को तुम कर भिजवाओगे, मतलब कि तुम टैक्स दोगे किसको? गढ़वाल को। तो प्रद्युम्न शाह बोलते हैं ठीक है, हम टैक्स देंगे गढ़वाल को। इसी टैक्स को लेकर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जयकृत शाह, ध्यान रखेंगे, इसी टैक्स को लेकर लड़ाई होती है किसमें? जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के बीच में। तो ये तय हो जाता है कि तुम देखो टैक्स, जो कुमाऊं के शासक जो कौन बैठा है, प्रद्युम्न शाह, वो गढ़वाल को टैक्स देगा। चलिए ठीक हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग इस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त हुई है, देखिए गढ़ राजवंश काव्य है जो मोलाराम का है, मोलाराम ने भी इस बात की हमको जानकारी दी है, जो भी जानकारी मैंने अभी आपको बताई है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है कि प्रद्युम्न शाह मृत राजा दीपचंद के धर्मपुत्र यानी कि दत्तक पुत्र के रूप में प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं नरेश घोषित हुआ था। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो धर्मपुत्र या फिर कहें दत्तक पुत्र, ये होता क्या है? मतलब कि जो वास्तव में तो पुत्र ना हो, मैं दत्तक पुत्र या धर्मपुत्र की परिभाषा बता रहा हूँ, मतलब कि जो वास्तव में पुत्र ना हो पर पुत्र मान लिया गया हो। क्योंकि देखिए प्रद्युम्न शाह जो था वो तो ललित शाह का पुत्र था, लेकिन देखिए इस चीज को आप एक बार अच्छे समझेंगे। देखिए जो प्रद्युम्न शाह है, ललित शाह का पुत्र कौन है? प्रद्युम्न शाह। चलिए ठीक हो गया। और कुमाऊं में शासन किसका था? दीपचंद का। दीपचंद का शासन चल रहा था। अब देखिए होता क्या है, दीपचंद का शासन जब चल रहा था, उसके बाद जो मोहन सिंह रौतेला आएगा, मतलब मोहन सिंह रौतेला आया था, उसने क्या किया था, स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। उसके बाद क्या होता है, जो कुमाऊं के जो हर्षदेव जोशी होते हैं वो किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं ललित शाह के पास कि आइए आप कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए। वो कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं, कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लेते हैं और यहाँ पर बैठा देते हैं प्रद्युम्न शाह को। अब ये जो प्रद्युम्न शाह है, जो बद्रीदत्त पांडे हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये प्रद्युम्न शाह को बैठाला गया है, इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने जो भी जानकारी दी है अपनी, जो भी पुस्तक में इन्होंने अपनी जानकारी दी है, इन्होंने इनको किसका दत्तक पुत्र मान लिया है? इन्होंने इसको दीपचंद का दत्तक पुत्र माना है। दत्तक पुत्र का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो वास्तव में पुत्र ना हो परंतु पुत्र मान लिया गया हो या फिर गोद लिया गया हो, वो मतलब उसको कहलाते हैं दत्तक पुत्र। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनता है कि जिस समय प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठे थे, उस समय वो किसके दत्तक पुत्र या फिर किसके धर्म पुत्र के रूप में कुमाऊं की गद्दी पर बैठे थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दीपचंद के धर्म पुत्र या दत्तक पुत्र के रूप में वह कुमाऊं की गद्दी पर बैठे हुए थे। दोस्तों मेरा ये कोशिश रहता है, मतलब ये प्रयास रहता है कि मैं आपको हर तरीके से समझा सकूं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए और देखिए एक बात यहाँ से और आप समझेंगे कि देखिए जब ये गढ़वाल से जैसे कि ये प्रद्युम्न शाह होते हैं, तो गढ़वाल परमार वंश के होते हैं और परमार वंश के जो शासक आएंगे, बलभद्र शाह 43 से शासक हुए थे, यहाँ से इन्होंने शाह की उपाधि लगानी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे कि ये बैठते हैं कुमाऊं में, कुमाऊं के जो शासक होते हैं वो चंद होते हैं, जैसे कोई भी शासक है, कल्याण चंद है, आत्मचंद है, कोई भी शासक होंगे उन शासकों के नाम के अंदर चंद लगा हुआ मिलेगा। तो देखिए बद्रीनाथ पांडे क्या कहते हैं कि जिस समय प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठते हैं, तो ये प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। दोस्तों आपको हर तरीके से एग्जाम के लिए तैयार रहना है। चलिए ठीक हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, परमार वंश का पहला ऐसा शासक कौन था जिसने अपने नाम के अंत में चंद लगाया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रद्युम्न चंद। हालांकि बाद में यह कुमाऊं, बाद देखिए पहले यह अभी बैठेंगे किसमें, अभी बैठे कुमाऊं की गद्दी पर, बाद में अभी जब जयकृत शाह जो इनके भाई हैं इनको हराकर ये बैठेंगे, इसके बाद गढ़वाल की गद्दी पर ही बैठेंगे, तब इनको प्रद्युम्न शाह के नाम से भी जाना जाएगा। लेकिन देखिए चंद नाम तो इनके नाम के पीछे जुड़ गया है ना। तो चलिए ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी परमार वंश के पहले राजा हुए हैं जिन्होंने अपने नाम के अंत में चंद लगाया है। चलिए ठीक है। फिर देखिए होता क्या है कि जब प्रद्युम्न शाह बैठ गए हैं कुमाऊं की गद्दी पर, अगर हम बात करें उस समय उनका प्रधानमंत्री कौन बना, तो हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह जिस समय कुमाऊं की गद्दी पर बैठते हैं उस समय उनका प्रधानमंत्री कौन था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षदेव जोशी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जब ललित शाह प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं के राज सिंहासन पर आरूढ़ कर, मतलब कि कुमाऊं के राज सिंहासन पर बैठालकर श्रीनगर लौट रहे थे, तब 1780 ईस्वी में मलेरिया से दुलड़ी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। दुलड़ी हवालाबाग नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ललित शाह की मृत्यु किस तरीके से हुई थी, मतलब कि ललित शाह की मृत्यु या किस बीमारी से हुई थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मलेरिया से इनकी मृत्यु होती है।
दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कोई शासक किसी बीमारी से मरा हो तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो वैसे ही ललित शाह भी किसी बीमारी से मरे हैं। तो ललित शाह की मृत्यु कैसे होगी? मलेरिया से। कब होगी? 1780 ईस्वी में। और दोस्तों क्वेश्चन मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी उस स्थान को भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ललित शाह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दुरली नामक स्थान पर हुई थी। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए, प्रद्युम्न शाह परमार वंश का पहला एवं एकमात्र ऐसा शासक है जो कुमाऊं व गढ़वाल दोनों जगह गद्दी पर बैठता है, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूं। इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए इनसे पहले की कुछ चीजें बातें हो रही हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। 1780 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इन्हीं के काल की 1778 और 1778 और 1779 की ईस्वी की घटना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिरमौर पर ललित शाह का आक्रमण, सिरमौर पर इनका एक आक्रमण हुआ था, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अरे अगर हम लोग बात करते हैं इन्होंने सिरमौर पर आक्रमण किया क्यों था। जैसे कि इनके 4 पुत्र थे और उनमें से सौतेले पुत्र भी, सौतेले भाई भी थे, तो उन भाइयों में बनती भी नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, प्रद्युम्न शाह व पराक्रम शाह दोनों पुत्रों के लिए नए राज्य विजित करने की मतलब एक कामना की। मतलब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा एक तो हमारा चल रहा है, जैसे कि चलो थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। एक तो जैसे कि मूल रूप से जो परमार वंश चल रहे हैं गढ़वाल में चल रहे हैं, इन्होंने क्या सोचा, जो ये सिरमौर राज्य है इस सिरमौर राज्य पर आक्रमण किया जाए और यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया जाए। उसके बाद क्या करेंगे, प्रद्युम्न शाह को यहाँ बिठा देंगे या फिर पराक्रम शाह को यहाँ बिठा देंगे और दूसरे पुत्र को यहाँ बिठा देंगे। मतलब कि जो जैसे कि 2 पुत्र हैं उनके लिए क्या करते हैं, एक अलग से राज्य जीत लेते हैं और वहाँ पर अपने पुत्रों को सिंहासन पर बिठा देंगे। तो यही इनकी कामना थी। लेकिन होता क्या है, इस युद्ध में ललित शाह की हार हो जाती है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनता है, ललित शाह ने सिरमौर पर आक्रमण कब किया था? 1778 और 1779 ईस्वी के बीच में। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, देखिए हमारे चैनल में आधुनिक भारत का इतिहास भी चल रहा है और उत्तराखंड के भूगोल की भी कुछ वीडियो अपलोड की हुई हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों राजेंद्र बलोच की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, उसकी भी सीरीज चलाई जा रही है। और दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसी वर्तमान में उत्तराखंड में आ चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूँ जो हमारा कोर्स चलाया जा रहा है उत्तराखंड की जो वैकेंसी आती हैं जिसमें उत्तराखंड का इतिहास आता है, तो जहाँ पर भी उत्तराखंड का इतिहास आएगा उसके लिए मेरी वीडियो पूरी तरीके से आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और दोस्तों मेरे द्वारा प्रयास यही किया जाएगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय, कम से कम समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ललित शाह के समय दून घाटी पर लूट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। ललित शाह के समय पर दून घाटी पर लूट हुई थी, उस लूट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए आपको बताऊं, पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे आप लोग। देखिए ये हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये गढ़वाल का क्षेत्र है, कुमाऊं का क्षेत्र है। अब देखिए जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है ना, ये बॉर्डर वाला क्षेत्र, ये बड़ा विवादित क्षेत्र रहा है। मतलब कि जो हमेशा से ही ये वाला क्षेत्र रहेगा बड़ा विवादित क्षेत्र, क्योंकि ये है हमारा मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र आ जाता है। तो इस देखिए जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में तो हर कोई आक्रमण नहीं कर पाता है, आक्रमण करता भी है तो जीत नहीं पाता। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है, इन मैदानी क्षेत्रों पर आराम से जो भी शासक आए थे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तो ये मैदानी क्षेत्रों से ये हमेशा क्या हुआ था, उत्तराखंड पर आक्रमण होते आए थे। कभी लूट मार हुई थी, कभी कोई छापामार युद्ध हुआ था, मतलब ऐसे करते हुए काफ़ी चीज़ें हुई थी आई थी। वैसे ही क्या होता देखिए, सिखों तथा राजपूत और गुज्जरों ने भी यहाँ लूट की थी। कहाँ पर? दून घाटी पर लूट की थी। फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दून घाटी पर सिखों की पहली लूट कब हुई थी। अब देखिए यहाँ पर राजा कौन है, याद रखेंगे, राजा हमारा है ललित शाह। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ललित शाह के समय पर या फिर ललित शाह के शासनकाल पर दून घाटी पर सिखों की पहली लूट कब हुई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1775 ईस्वी में। फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा ललित शाह के शासनकाल के समय दून घाटी पर सिखों की दूसरी लूट कब हुई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1778 ईस्वी में। मतलब कि दून घाटी तो एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि हर शासक, जो भी शासक बनता है उसके काल में दून घाटी पर कहीं न कहीं से आक्रमण हुए हैं या फिर वहाँ लूट हुई है, क्योंकि तराई वाला क्षेत्र है, समृद्ध क्षेत्र है, आर्थिक दृष्टि से अच्छा क्षेत्र है, जिस कारण से वहाँ पर हर किसी शासक की नज़र गड़ी हुई थी। तो दून घाटी पर सिखों के 2 आक्रमण हुए हैं। दोस्तों आपको डेट याद रखनी है, 1775, 75 में 3 ऐड कर दो 78। तो 1775 और 78 में दून घाटी पर सिखों की लूट होती है ललित शाह के समय में। सिखों ने दून घाटी को बहुत बुरी तरह से लूट लिया तथा समृद्ध दून घाटी को पुनः उजड़, मतलब जो समृद्ध दून घाटी थी वह पुनः से उजड़ चुकी थी। मतलब कि जैसे क्या आएगा, सिखों ने लूटा था पूरी, जब कहीं लूटमार होती तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल से कहीं किसी का घर हो, घर जला दिया जाता है, कहीं कोई आग लगा दी जाती है, तो पूरी तरह से उजाड़ जाता है। लेकिन होता क्या है, बाद में कोई शासक आता है, फिर से उसको बसाएगा, फिर से लूटमार होगी, फिर से बसाएगा, फिर से लूटमार होगी, बस यही चलता रहता था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए ललित शाह ने दून को बचाने के लिए सेना तो भेजी थी, परंतु जब तक सेना
बिना पहुंचे सिख दून घाटी को लूट चुके थे। कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ललित शाह ने सेना तो भेजी थी लेकिन उनका सामना करने की साहस नहीं हुई थी। तो जो भी है, दून घाटी तो उजड़ चुकी थी, दून घाटी पर सिखों की लूट हो चुकी थी। आपको यहाँ से 2 डेट याद रखनी है, 1775 और 1778। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस खत्म ही होने वाला है। देखिए, ललित शाह के अगर हम लोग दरबारी चित्रकार की बात करें, ललित शाह का दरबारी चित्रकार कौन हो जाएगा? मौलाराम। मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में भी कि जो मौलाराम हैं वो 4-5 परमार शासकों के दरबारी चित्रकार रहे थे, इसलिए मौलाराम ललित शाह के भी दरबारी चित्रकार रहेंगे। अगर देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था ललित शाह के 4 पुत्र थे, उन्हीं में एक प्रीतम शाह का भी नाम आया था। यहाँ से भी दोस्तों प्रीतम शाह से क्वेश्चन बनता है, जिसको आपको नोट कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीतम शाह देखिए ये मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाते थे। दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको ये ध्यान रखना है कि परमार वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाया करता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुंवर प्रीतम शाह। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए कि मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर कौन जाते थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुंवर प्रीतम शाह। हमने बात करी थी अभी हर्षदेव जोशी की, जिस हर्षदेव जोशी की सहायता से प्रद्युम्न शाह कुमाऊं गद्दी पर बैठे हैं, जिस हर्षदेव जोशी की सहायता से बगवाली पोखर के युद्ध में ललित शाह की जीत हुई थी, उन्हीं हर्षदेव जोशी की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इनको कुमाऊं का चाणक्य कहा गया है। देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था पुरिया नैथानी, तो पुरिया नैथानी कौन थे? पुरिया नैथानी गढ़वाल के चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि पुरिया नैथानी ने भी काफ़ी ऐसे सारे काम किए थे जो जिनमें उन्होंने काफ़ी चतुराई दिखाई थी। एक चतुराई की बात मैं तब कर चुका था जिस समय जजिया कर लगने की बात आई थी गढ़वाल पर, लेकिन पुरिया नैथानी की वजह से वो जजिया कर नहीं लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो कुमाऊं का चाणक्य कौन हो जाएगा? कुमाऊं का चाणक्य हो जाएगा हर्षदेव जोशी। और गढ़वाल का चाणक्य कौन था? गढ़वाल का चाणक्य था पुरिया नैथानी। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो आज ही यहीं पर समाप्त होती है। हमने ललित शाह के बारे में पूरा विस्तार से इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ललित शाह के पुत्र होते हैं जयकृत शाह, उन्हीं के बारे में हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के बीच में आपसी मतभेद होता है और वह आपसी मतभेद युद्ध में बदल जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए जिन लोगों को ज़रूरत हो। जो लोग कोर्स नहीं कर सकते हो ऑनलाइन कोर्स, उनके लिए मेरा फ्री कोर्स चल रहा है, और जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते हैं वो लोग भी मेरी वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए दोस्तों। और एक बात और है, आपके लाइक से नहीं आते हैं बिल्कुल भी। आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते हैं अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया कीजिए, कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।